नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं मारो राजस्थान, आपके साथ मैं हूं ममता तिवारी। शुरुआत कर लेते हैं इस बुलेटिन की। सबसे पहले बड़ी खबर आपको देंगे जयपुर से। इस वक्त की बड़ी खबर है पीएचईडी शासन सचिव डॉक्टर समित शर्मा का सबसे बड़ा नवाचार देखने को मिला है। भूजल दोहन रोकने के लिए अब तक की सबसे बड़ी पहल, राज्य सरकार ने गैर जरूरी भूजल दोहन पर रोक लगाई है। कमर्शियल ट्यूबवेल और भूजल के वाणिज्यिक उपयोग पर रोक लगाई है। केंद्रीय भूजल प्राधिकरण की गाइडलाइन की पालना के निर्देश। भूजल दोहन के लिए राजस्थान में CGWA की पालना हुई अनिवार्य। सभी उद्योगों, औद्योगिक विस्तार, इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े प्रोजेक्ट, माइनिंग प्रोजेक्ट, बल्क वाटर सप्लाई, शहरी जल आपूर्ति, सैलान वाटर डिस्ट्रीब्यूशन के लिए गाइडलाइन की पालना अनिवार्य। हालांकि पेयजल के लिए निजी ट्यूबवेल को रखा है बाहर। ग्रामीण पेयजल योजनाओं की ट्यूबवेल को भी रखा गया है बाहर। संवाददाता राकेश शर्मा फोनलाइन पे इस वक्त हमारे साथ है। राकेश, राज्य सरकार ने गैर जरूरी भूजल दोहन पर रोक लगाई है और ये नया नवाचार किया है, क्या जानकारी? बिल्कुल, देखिए, राजस्थान देश के सबसे उन राज्यों में शामिल है जहां पर भूजल की स्थिति बेहद चिंताजनक है और देश में तीसरे पायदान पर आ गया है जहां भूजल बेहद चिंताजनक है और बहुत तेजी से लगभग 147% दोहन हो रहा है, जबकि रिचार्ज बेहद है। अब राज्य सरकार ने गैर जरूरी भूजल दोहन पर रोक लगाई है क्योंकि जो ग्राउंड वाटर है उसकी क्वालिटी दिनों दिन खराब होती जा रही है। 2/3 से ज्यादा ब्लॉक राजस्थान के पानी से सूख चुके हैं। ऐसे में जो राज्य सरकार अब इस बात को लेकर सख्त हो गई है कि भूजल दोहन जो है वो गैर अनिवार्य उसको रोका जाए। उसी दिशा में अब नई गाइडलाइन जारी की है। ये गाइडलाइन सभी सरकारी महकमे हैं उनको भेज दी गई है। इसकी पालना अनिवार्य कर दी गई है। उद्योग विभाग को, कृषि विभाग के साथ साथ माइंस और दूसरे जो UDH और तमाम विभाग हैं इनको इनकी कंप्लाइंस अनिवार्य कर दी गई है। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से कमर्शियल, चाहे बहुत बहुमंजिला इमारत बनाने का काम हो, इंडस्ट्रियल काम हो, या फिर जैसे टैंकर भरकर चलते थे और लोग पैसा कमाते थे, अब इन सब चीजों पर रोक लगेगी। जहां पीने के पानी की आवश्यकता है व्यक्ति विशेष को या सरकार को, वहीं उसी स्तर पर अब जो है ट्यूबवेल खोदे जा सकेंगे। और ट्यूबवेल मशीन जो अब तक ट्यूबवेल खोदती थी उनके लिए भी गाइडलाइन जारी की गई है। उनको बिना विभाग में रजिस्ट्रेशन के किसी भी जगह पर कोई भी जो ट्यूबवेल जो मशीन है वो ट्यूबवेल नहीं खोद पाएगी। यानी ये बहुत बड़ी पहल है क्योंकि राजस्थान में पानी का क्राइसिस देश भर में चर्चा का विषय है। और अब हाल ही में जो CGWD यानी केंद्रीय भूजल विभाग ने जो आंकड़े जारी किए थे उसमें राजस्थान वाटर क्राइसिस के मामले में देश में तीसरे पायदान पर पहुंच गया है। और जिस तरह जल जीवन मिशन योजना को लागू करना है या केंद्र और राज्य सरकार जिस तरीके से आम आदमी को पेयजल उपलब्धता की कोशिश कर रही है, तो पेयजल उपलब्धता के बजाय लोग इसका दुरुपयोग कर रहे थे। अब इस दुरुपयोग को रोकने के लिए राज्य सरकार ने ये गाइडलाइन जारी की है। चूंकि जहां पर जरूरी है वहां पर ट्यूबवेल की अनुमति की छूट भी दी है निजी व्यक्तिगत तौर पर, लेकिन एक लिमिट में ही पानी वहां से निकाला जा सकता है और उसका गैर जो उपयोग वो नहीं किया जा सकता। कोई इस तरह की बात आएगी तो सरकार कानून बना करके बाकायदा अब कानून के दायरे में ये सभी पानी की बर्बादी जो है उसको लाया गया है। और सख्त कानून बना करके नए कानूनों के तहत राज्य सरकार अब ऐसे लोगों पर शिकंजा कसने की तैयारी कर रही है। ठीक है, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी देने के लिए। तो साफ तौर पर एक नई पहल, और नई पहल से अब पानी को बचाया जाएगा, भूजल को बचाया जाएगा। भूजल का जो दोहन लगातार होता था उसको लेकर अब ये एक बड़ी पहल होने जा रही है। पेयजल के लिए निजी ट्यूबवेल को बाहर रखा गया है। ग्रामीण पेयजल योजनाओं की ट्यूबवेल को भी इससे बाहर रखा गया है। डॉक्टर समित शर्मा का ये सबसे बड़ा नवाचार देखने को मिला है। और जयपुर से बड़ी जानकारी आपको देंगे। विधानसभा में आज प्रश्नकाल के साथ शुरू होगी कार्यवाही। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की अनुदान मांगों पर चर्चा। जनजातीय विकास विभाग की भी अनुदान मांगों पर होगी चर्चा। मंत्री अविनाश गहलोत और बाबूलाल खराड़ी सदन में चर्चा का जवाब देंगे। तो आज प्रश्नकाल के साथ शुरू होगी कार्यवाही। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की मांगों पर चर्चा। बड़ी जानकारी, जनजातीय विकास विभाग की भी अनुदान मांगों पर चर्चा होगी। मंत्री अविनाश गहलोत और बाबूलाल खराड़ी सदन में जवाब देंगे। विधानसभा में आज प्रश्नकाल के साथ ये कार्यवाही शुरू होगी।
बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने कांग्रेस पर ताबड़तोड़ हमले किए हैं और बिना नाम लिए राहुल गांधी पर कई बड़े आरोप लगाए हैं। दौसा में बीजेपी की बैठक को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि वो गौमांस खाकर संसद में भगवान महादेव का चित्र लेकर आते हैं, हिंदू समाज इसे बर्दाश्त नहीं करेगा। और उन्होंने सवाल भरे लहजे में पूछा कि कोई हिंदू आतंकी कह देगा हम चुप बैठे रहेंगे, कोई हिंदू को हिंसक कह देगा हम चुप बैठे रहेंगे। और क्या कुछ उन्होंने कहा, सुनवाते हैं। राहुल गांधी पर सीपी जोशी की टिप्पणी को लेकर नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा है कि बीजेपी के नेता राहुल गांधी से डरे हुए हैं, इसलिए ऐसी बातें कर रहे हैं। राहुल गांधी जी की जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा है और उसके बाद जो पूरे देश के अंदर गए हैं और हर तबके से वो मिले हैं, चाहे गरीब हो, मजदूर हो, किसान हो, ड्राइवर हो, मिस्त्री हो, सब लोगों से मिले हैं, सबकी समस्याओं को उठाया है। और पिछला जो लोकसभा चुनाव रहा जिसमें इतना जबरदस्त समर्थन मिला और दोनों ही जगह से लगभग 4.25 लाख वोटों से वो जीते हैं, मोदी से भी दुगने से ज़्यादा वोटों से जीते हैं, तो बीजेपी वालों को चिंता होनी लाजमी है। और इसलिए ये सब लोग राहुल गांधी जी पे जिस प्रकार के आरोप लगा रहे हैं, बयान लगा रहे हैं, पहले ही अपने मंत्रियों को देख लें। केंद्र सरकार के जो मंत्री हैं वो क्या चिट्ठी लिख रहे हैं, उनके क्या बयान आ रहे हैं, और भारत के अंदर बीफ निर्यात में जो बढ़ोतरी हुई है उसके बारे में भी 2 शब्द ये बोल दें, ये मैं कहना चाहूँगा। टोंक के पीपलू में भारी बारिश से हरिपुरा एनीकट टूट गया है और जिसकी वजह से स्थानीय लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। पूरा मामला क्या है, इस रिपोर्ट में देखिए। टोंक के भारी बारिश ने लोगों की मुसीबतें बढ़ा दी है। बरसात के बाद पानी के तेज बहाव से पीपलू में हरिपुरा एनीकट टूट गया, जिसके चलते लोगों के ऊपर मुश्किलों का पहाड़ टूट पड़ा है। एनीकट टूटने की वजह से 1 दर्जन से अधिक गांव प्रभावित हुए हैं और आने जाने के लिए 10 किलोमीटर का चक्कर लगाना पड़ रहा है। हमारे गांव हरिपुरा का एनीकट करीब 10 दिनों से टूटा हुआ है, जिसपे प्रशासन की और ग्राम पंचायत की कोई भी कार्यवाही नहीं हो रही, जिससे कि हमें काफी नुकसान हो रहा है। खेतों में आने जाने में काफी प्रॉब्लम हो रही है और हरिपुरा से दूसरे गांव जाने में हमें काफी दिक्कत आ रही है, यातायात के साधन बंद है। एनीकट टूटने के बाद जगह जगह गड्ढे हो गए हैं, लोगों को रास्ता पार करने के लिए कमर तक के पानी से होकर निकलना पड़ रहा। एनीकट के टूटने की वजह से हरिपुरा से सौंदीफल का सीधा संपर्क भी टूट गया है। गांव के लोगों को ग्राम पंचायत मुख्यालय चौगाई तक जाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हरिपुरा से सौंदीफल का रास्ता सिर्फ 3 किलोमीटर का है, जबकि बाकी रास्तों से जाने पर करीब 7 किलोमीटर अधिक पड़ रहा है। देखिए, जो हमारे गांव हरिपुरा में जो एनीकट है वो बरसात की वजह से टूट के पड़ा हुआ है, जिससे कम से कम ये मानो कि 12-13 गांव अवरुद्ध हो रहे हैं। और हमारे जो उसमें पानी है जो सिंचाई में काम में आता है वो पूरा पानी निकल के और आसपास के गाँवों में चला गया है, जिससे काफी लोगों को हानि भी हुई है। 10 दिन बीत चुके हैं और स्थानीय लोगों को एनीकट की समस्या से निजात नहीं मिल पाया है। ऐसे में स्थानीय प्रशासन को ध्यान देना होगा और जल्द से जल्द ग्रामीणों की समस्या का समाधान करना होगा। न्यूज़ 18 के लिए टोंक से दौलत पारिक की रिपोर्ट। आगे बढ़ते हैं, जयपुर से बड़ी जानकारी आपको देंगे, जहां पर मेयर मुनेश गुर्जर के खिलाफ अभियोजन स्वीकृति से जुड़ा मामला। मुनेश गुर्जर केस में अभियोजन स्वीकृति का इशारा, जानकार सूत्रों ने किया खुलासा। अभियोजन स्वीकृति के लिए फाइल आज होगी मूव। सूत्रों के हवाले से जानकारी है, LSG विभाग से UDH मंत्री जाबिर सिंह खर्रा को भिजवाई जाएगी ये फाइल। मुनेश गुर्जर पर भ्रष्टाचार के आरोप हुए हैं प्रमाणित। ACB कार्रवाई को लेकर अभियोजन स्वीकृति का कर रही है इंतजार। तो अभियोजन स्वीकृति से जुड़ा ये पूरा मामला है। मुश्किल एक बार फिर से बढ़ सकती है मुनेश गुर्जर की। जीरो टॉलरेंस की नीति से माननीय मुख्यमंत्री जी काम कर रहे हैं। उन्हीं के
नियमों पे, उनसे ही हमने सीखा है। 0 टॉलरेंस पे मैं काम कर रही हूँ और न्यायपालिका से बिल्कुल प्रूफ हो जाएगा। आप और हम सब न्यायपालिका को मानते हैं, पूरा राजस्थान, पूरा भारत न्यायपालिका को मानता है। जिस विषय की जांच हो रही है उस पर कोई टिप्पणी करना मैं सही भी नहीं समझती और करनी भी नहीं चाहिए। जो जांच हो रही है उसमें दोषी को सजा मिलेगी। जयपुर शहर को भ्रष्टाचार मुक्त शासन देने का दावा करने वाली जयपुर हेरिटेज मेयर मुनेश गुर्जर खुद करप्शन के काले खेल में लिप्त मिलती हैं। पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में एसीबी का छापा पड़ता है। घर से लाखों रुपए कैश और करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी के कागजात मिलते हैं। एसीबी को नोट गिनने के लिए मशीन तक मंगवानी पड़ती है। उम्मीद के मुताबिक मेयर मुनेश गुर्जर इस कार्रवाई को सियासी साजिश बताती हैं। जिस राजनीति का मुझे हिस्सा बनाया गया है वो पूरा राजस्थान जानता है, लेकिन मैं सत्य के लिए लड़ना जानती हूँ, क्योंकि मैं सच हूँ और मैं सत्य के लिए लड़ना जानती हूँ, अंतिम सांस तक लड़ूंगी। भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार पर दबाव बनाती है। सख्त बदल दो, ताज बदल दो, राज बदल दो, सख्त बदल दो, ताज बदल दो, राज बदल दो, सख्त बदल दो, ताज बदल दो, राज बदल दो। 41,50,000 रुपया उनके यहाँ कैश पकड़ा गया, सोने के जेवर वगैरह पकड़े गए, गोल्ड पकड़ा गया और पट्टे की फाइलें बिना साइन करी हुई वहां पकड़ी गई। प्रदेश में अब बीजेपी का राज है। मेयर मुनेश गुर्जर पर भ्रष्टाचार के आरोप साबित हो चुके हैं। 31 पेज की चार्जशीट पेश की जा चुकी है, लेकिन इन सब के बावजूद भ्रष्टाचार पर 0 टॉलरेंस की बात करने वाली सरकार में पिछले 80 दिनों से मेयर मुनेश गुर्जर के खिलाफ अभियोजन की स्वीकृति की फाइल पेंडिंग पड़ी है। कहा जा रहा है कि स्वायत्त शासन विभाग फाइल दबाए बैठा है, जबकि विभाग के मुखिया फाइल दबाने की बात को सिरे से खारिज करते हैं। मेरी टेबल पे फाइल आएगी, रुकेगी नहीं, बस। यूडीएच मंत्री जाबर सिंह खर्रात तत्काल कार्रवाई की बात कर रहे हैं, लेकिन उनके ही विभाग में अभियोजन की स्वीकृति की फाइल 80 से ज्यादा दिनों से लंबित पड़ी है। पार्षदों का कहना है कि चुनाव में मात्र 1 साल का समय बचा है और चुनाव से पहले मेयर को हटाकर भ्रष्टाचार पर कठोर कार्रवाई की जानी चाहिए, जिससे जयपुर में एक नजीर पेश हो। वहीं यूडीएच मंत्री जावर सिंह खर्रा महज 2 घंटे के अंदर कार्रवाई का दावा करते हैं। ऐसे में बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर मुनेश गुर्जर प्रकरण के अंदर जब आरोप सिद्ध मान लिए हैं तो कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए सहयोगी मानसिंह के साथ रोशन शर्मा की रिपोर्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। करौली के वजीरपुर गेट के पास राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक स्कूल में एक हाल ही छत की पट्टियां जो है वो टूट गई हैं और गनीमत ये रही कि यह हादसा रात के वक्त में हुआ। उस समय स्कूल में कोई नहीं था। घटना की जानकारी आसपास रहने वाले लोगों ने स्कूल स्टाफ को दी। देखिए रिपोर्ट। ये तस्वीर है करौली जिला मुख्यालय स्थित राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय की, जहां रात के वक्त स्कूल की छत की पट्टियां टूट गई। गनीमत ये रही कि हादसा रात के वक्त हुआ, वरना बड़ी अनहोनी हो सकती थी। घटना की जानकारी आसपास के लोगों ने विद्यालय स्टाफ को दी। सूचना पर विद्यालय की प्रधानाचार्य समेत दूसरे शिक्षक स्कूल पहुंचे और घटनाक्रम की जानकारी। ये हादसा रात को 10 बजे से लेके और 12 बजे तक का है। पड़ोसियों ने, आसपास रहने वाले लोगों ने बताया कि रात को 10 बजे एक बार बहुत तेज आवाज आई, इसके बाद 12 बजे धड़ाधड़ से ही गिर गई बिल्डिंग। हादसे की जानकारी शिक्षा विभाग के उच्च अधिकारियों को दी गई। छत की पट्टियां टूटने से वहां रखा फर्नीचर और अलमारी पूरी तरीके से टूट गया। बताया ये जा रहा है कि विद्यालय की बिल्डिंग रियासत कालीन है और लंबे वक्त से हादसे वाले हिस्से का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा था। कोई जनानी नहीं हुई है। ये रात्रि 16 तारीख के 11 साढ़े 11 बजे का हादसा है। इसमें क्लासें नहीं बैठती थी, इसलिए कोई जनानी की संभावना नहीं।
पहले भी इस बिल्डिंग में ऐसे कोई हादसे हुए हैं? आज तक नहीं हुआ। स्कूल की बिल्डिंग काफी पुरानी है। 12वीं कक्षा तक के स्कूल में करीब 600 से ज्यादा छात्राएं पढ़ाई करती हैं। हालांकि जो हिस्सा हादसे का शिकार हुआ वो इस्तेमाल में नहीं था, फिर भी अगर हादसा दिन में होता तो बड़ा हो सकता था। करौली के बाद अलवर के महात्मा गांधी राजकीय अंग्रेजी माध्यम विद्यालय से भी जर्जर भवन की तस्वीरें सामने आई हैं। यहाँ स्कूल के कमरों की छत का प्लास्टर टूट करके गिर रहा है। कमरों में लगातार सीलन आ रही है। नन्हे मुन्ने बच्चे पढ़ाई करने के लिए आते हैं, वे भय के साए में पढ़ाई करने के लिए मजबूर हैं। स्कूल छत पूरी तरीके से जर्जर हो चुकी है। विद्यालय के चारों ओर पानी भरा हुआ है, जिसको लेकर के स्थानीय स्कूल प्रशासन द्वारा नगर निगम सहित अनेक प्रशासनिक अधिकारियों को अवगत कराया गया है, लेकिन अभी तक इस भवन की किसी ने सुध तक नहीं ली है। हाँ, हमने एक हफ्ते से हम बात कर रहे हैं। पार्षद को हमने 2-3 बार फोन कर दिया। 2 पार्षदों को इस एरिया में 2 पार्षद लगते हैं, तो हमने दोनों को फोन किया है, लेकिन वहाँ से भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। शिक्षा के मंदिर का ऐसा हाल हैरान करने वाला है। एक तरफ रात के वक्त करौली में स्कूल में हादसा, तो दूसरी तरफ अलवर में डर के साए में बच्चों की पढ़ाई शिक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। बारां की चौमुखा स्थित प्राचीन गणेश मंदिर का शिखर टूटने के बाद शहर में भारी तनाव पैदा हो गया है, जिसके बाद गुस्साए लोगों ने मंदिर पर इकट्ठा होकर नारेबाजी की। मामले की गंभीरता को देखते हुए मौके पर भारी पुलिस बल पहुंचा। गुम्बद टूटा गया है, ये बहुत बड़ा चिंताजनक विषय है। बारां के चौमुखा बाजार स्थित ये वही गणेश मंदिर है जिसके शिखर को असामाजिक तत्वों ने तोड़ दिया, जिसके बाद दर्शन के लिए पहुंचे लोगों को इस घटना का पता चला। देखते ही देखते मौके पर भारी भीड़ जमा हो गई। जो घटना हुई है बहुत निंदनीय है और हम पूरे इसके लिए कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। और यहाँ से दोबारा जब हमारे यहाँ से हमने डोल मेला निकालना बंद कर दिया और सकड़ी जगह, इस वजह से अब यहाँ से कोई भी इस क्षेत्र में से जो भीड़ की जो समस्या है वो यहाँ से नहीं निकलेगा अब दोबारा दूसरा कोई। बताया जा रहा है कि बीती रात कुछ असामाजिक तत्वों ने मंदिर के शिखर को तोड़ दिया। लोगों का आरोप है कि बीती रात संप्रदाय विशेष के लोगों ने यहाँ से जुलूस निकाला था। इस दौरान उनमें से किसी ने मंदिर का शिखर और छतरी को गिरा दिया। घटना की सूचना पर बारां विधायक राधे श्याम बैरवा, बीजेपी नेता आनंद गर्ग भी मौके पर पहुंचे। सभी ने मिलकर बारां बंद का आह्वान किया। अभी हम बारां में बाजारों में घूम कर बंद का आह्वान कर रहे हैं और जब तक ये प्रशासन किसी निर्णय पर नहीं पहुंचता है हम बारां बंद कराएंगे। बंद के आह्वान का असर चौमुख बाजार में भी देखने को मिल रहा है। व्यापारियों ने बाजार बंद कर दिए हैं। मंदिर के बाहर लोग धरने पर बैठ गए हैं और हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं। लोगों से बातचीत कर रहे हैं और देख रहे हैं क्या जो भी इसके अंदर दोषी होगा इन लोगों से शिकायत देने के लिए कहा गया है और इस चीज की जांच कर रहे हैं कि ये किसके द्वारा इस प्रकार की घटना की गई है। उसके बाद जैसे भी कार्रवाई होगी वो अमल में लाएंगे। गुस्साए लोग इस घटना के बाद आक्रोश में हैं और पुलिस प्रशासन से आरोपियों की तुरंत गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। फिलहाल चौमुखा बाजार का पूरा इलाका पुलिस छावनी में तब्दील हो गया है। बारां से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए विपिन तिवारी की रिपोर्ट। कोटा में 10 साल पहले बहुचर्चित रुद्राक्ष हांडा हत्याकांड के मास्टरमाइंड अंकुर पहाड़िया की जयपुर की खुली जेल में कनपट्टी में गोली लगने से मौत हो गई। प्रारंभिक तौर पर अंकुर की मौत सुसाइड मानी जा रही है। ये रिपोर्ट देखिए। कोटा के रुद्राक्ष हत्याकांड के मास्टरमाइंड ने किया सुसाइड। अंकुर ने सांगानेर की खुली जेल में कनपट्टी पर मारी गोली। कोटा में 2014 में हुए रुद्राक्ष अपहरण हत्याकांड के मामले में मुख्य आरोपी अंकुर पांड्या ने जयपुर की सांगानेर स्थित खुली जेल में खुद को गोली मारकर खुदकुशी कर ली।
जेल प्रशासन के मुताबिक मंगलवार शाम को अंकुर खुली जेल में अपनी कोठरी में मौजूद था। शाम 6 बजे उसका साथी मजदूरी कर जेल में लौटा। जब कमरे में जाकर देखा तो अंकुर लहूलुहान पड़ा था। अंकुर के हाथ के पास एक देसी पिस्टल पड़ी थी। साथी की सूचना पर जेल कर्मी बैरक में गए। इसके बाद अंकुर को महात्मा गांधी अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। महीने भर पहले बीकानेर से जयपुर शिफ्ट किया गया था अंकुर। 5 साल के रुद्राक्ष हत्याकांड में अंकुर को सुनाया गया था मृत्युदंड। अच्छे आचरण को देखते हुए खुली जेल में किया गया था शिफ्ट। अंकुर पाडिया को करीब 1 महीने पहले यहाँ पर शिफ्ट किया गया था। उससे पहले वो बीकानेर की खुली जेल में था। अच्छे आचरण की वजह से अंकुर पाडिया को सांगानेर की खुली जेल में लाया गया और यहीं पर बताया जा रहा है कल शाम को अंकुर पाडिया ने कनपट्टी पर गोली मार ली। आपको बताते चले 9 अक्टूबर 2014 को अंकुर और उसके साथियों ने 5 साल के रुद्राक्ष को अगवा कर रुद्राक्ष के परिजनों से 2 करोड़ की फिरौती मांगी थी। फिरौती की रकम नहीं मिलने पर रुद्राक्ष की हत्या कर दी गई थी। वहीं 10 अक्टूबर 2014 को तालेड़ा के जाख मुंड स्थित दाई मुख्य नहर में मिला रुद्राक्ष का शव। पुलिस ने इस मामले में मुख्य आरोपी अंकुर और उसके साथी दिल्ली निवासी करणजीत सिंह को गिरफ्तार किया था। आज उसका शव महात्मा गांधी हॉस्पिटल के मुर्दाघर में रखवाया गया है। बहरहाल मजिस्ट्रेट की जांच यहां पर की जा रही है और पूरे मामले को देखा जा रहा है कि आखिरकार इसकी वजह क्या रही। कैमरा पर्सन अविनाश के साथ विष्णु शर्मा, न्यूज 18 राजस्थान, जयपुर। सुप्रीम कोर्ट का बहुत पहले से निर्णय और राज्य सरकार को इसकी पालना करनी चाहिए। हमने इसकी एक अच्छी शुरुआत कांग्रेस की सरकार के समय कराई थी, लेकिन इस सरकार ने उस व्यवस्था को वापस बंद कर दिया और आज ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस जो सामान्य वर्ग के जो गरीब बच्चे हैं जिनके लिए ईडब्ल्यूएस है या जो एमबीसी का आरक्षण मिला हुआ है, उनको नुकसान हो रहा है। मैं समझता हूं कि सही तरीके से भर्तियां भी नहीं कर पा रहे हैं और नई भर्तियां निकाल भी नहीं पा रहे हैं और जो निकाल रहे हैं उनमें जो आरक्षण का वर्गीकरण ठीक तरीके से नहीं कर रहे हैं। इसीलिए हम कह रहे थे कि ये संविधान को बदलना चाहते हैं और ये जो शोषित, पीड़ित, पिछड़े जो वर्ग हैं उनके प्रति अन्याय ये लोग बात कर रहे हैं। नहीं, कंप्यूटर की तो भर्ती भाई साहब 70 साल में हमने ही की है। कंप्यूटर शिक्षक की, अनुदेशक की भर्ती हमने की और स्थायी नौकरी उसको किया। और अभी जो बजट है उसमें एक नमूना देता हूं मैं शिक्षा विभाग को। जो 529 स्कूलों का जो मामला इन्होंने बताया था, वो तो हमने घोषणा ही हमारी सरकार के समय करके 2022-23 के बजट में और उसको पूर्ण कर दिया और इस बजट में फिर दिया कुमारी जी से इन्होंने पढ़वा दिया। तो इनका तो हम लोग जब निकालेंगे तो पता लगेगा कि इनका खुद का कोई विजन काम नहीं कर रहा है। हमारे ही बजट को रीपोलिश करके और उसी को ये लोग बात घुमा फिरा करके इसमें बजट में डाल। 4 लाख जो नियुक्तियां देने की बात सरकार कर रही है, बजट में कहा गया तो 4 लाख नियुक्तियां दे देंगे? किसी सूरत में नहीं दे सकते। ये जो 70,000 और 1 लाख की बात कर रहे हैं, ये 5 साल में 70,000 और 1 लाख नहीं दे पाएंगे। ये 4 लाख कहाँ से दे देंगे? जो नई इनकी एजुकेशन पॉलिसी है, उस एजुकेशन पॉलिसी को ये कह रहे हैं हमारे शिक्षा मंत्री जी की हम लागू करेंगे। अगर उस नई एजुकेशन पॉलिसी को लागू किया गया तो आप समझिए कि एक भी सरकारी भर्ती बिना संविदा के नहीं होगी, संविदा पे ही होगी। स्थायी सरकारी भर्ती शिक्षा विभाग में होगी ही नहीं। आप समझिए बात को। एक बड़ा मुद्दा था कि स्कूलों के अंदर जो स्टेट ओपन एग्जाम चल रहे थे उसमें पूरी क्लास को टिपाया जा रहा था। भाई देखो, इनकी कथनी और करनी में फर्क है। इनका कोई कंट्रोल सरकार के ऊपर, विभागों के ऊपर नहीं है। मैं ये बार बार कह रहा हूं, इनके मंत्रियों के विभाग समझ में नहीं आ रहा है और मंत्रियों के ने ऐसे समझ में आ रहा है
और जिस 360 डिग्री के परीक्षण से ये ऐसे लगाने की बात सरकार ने की थी कि आपको 18 घंटे काम करना पड़ेगा, मैं आपको आपके मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूं कि किसी भी मंत्री का ऐसे 10 दिन से ज्यादा ऑफिस में ही नहीं आ रहा, वो उसके पास कोई फाइल ही नहीं जा रही है, उसके पास कोई काम ही नहीं है। 30 दिन में 15-15, 20-20 दिन की तो वो छुट्टियां जो है वो का उपभोग कर रहे हैं। तो काम कर कौन रहा बताइए? कि जो मंत्री होता है उसका ऐसे उसका प्रमुख जो है वो अधिकारी होता है, जब उससे आपका कोऑर्डिनेशन नहीं, आपके विभाग के सेक्रेटरी से आपका कोऑर्डिनेशन नहीं, मुख्यमंत्री का मंत्रियों से कोऑर्डिनेशन नहीं, ब्यूरोक्रेसी का जनप्रतिनिधि से कोऑर्डिनेशन नहीं, तो फिर काम होने का तो कोई मतलब ही नहीं है। सर, आज राजस्थान में अलग प्रदेश के लेकर बड़ा प्रदर्शन हो रहा है, आपकी पार्टी के एक एमएलए ने भी उसे सपोर्ट किया, आपका स्टैंड क्या पूरी पार्टी का? नहीं, देखिए हम इस तरह की ये जो तो पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा को आप सुन रहे थे। कुछ ही समय बाद सदन की कार्रवाई शुरू हो जाएगी, उससे पहले जो सरकार ने भर्तियों का ऐलान किया है वो उस पर तंज कसते हुए नजर आ रहे थे। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही, बाकी अन्य खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।